हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पॉलिटी के जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी, यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। इसको हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में लेटेस्ट एग्जाम्पल के मदद से हम लोग प्रियम्बल के बारे में सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये प्रियम्बल है क्या चीज। तो दोस्तों, प्रियम्बल इज इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस। प्रियम्बल इज आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। जो हमारे लोगों की आदर्श है और हमारी जो आकांक्षाएं हैं वही हमारी प्रस्तावना में दर्शाया गया है। तो ये आइडियल्स क्या हैं? तो ये आइडियल्स हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे संविधान में कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात अल्टीमेट पावर लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया। यानी जो हमारे संविधान की जो संप्रभुता है वो किससे आती है? तो वो आती है हमारे जनता के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा। और ये है संविधान भारत को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करती है। जो हमारे आइडियल्स हैं विच आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड एस्पिरेशन आर दोज विच आर येट टू बी अचीव्ड। अर्थात एस्पिरेशन इज लाइक अ गोल। जो हमारा लक्ष्य है, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, और हमारी आकांक्षाएं क्या हैं? वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और इन आकांक्षाओं को, इन गोल्स को, इन लक्ष्य को हम इन आइडियल्स के माध्यम से पाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें हमारे प्रियम्बल्स में दी गई हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल का लक्ष्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जहां पर जनता संप्रभु हो, शासक निर्वाचित हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। शासन जनता के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से सीमित हो और जनता को अपने विकास का संपूर्ण अवसर मिले। अगर हम नटसेल में इस प्रियम्बल के बारे में कहना चाहें तो व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्शन क्या है, ये हमारे संविधान से पता चलता है। इसके अलावा अगर हम एक अन्य शब्दों में प्रियम्बल के बारे में कहना चाहें तो प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रियम्बल इज अ reflection of our constitution. It is a theme of our constitution, and we can finally say it is a preface of our constitution. हमारे संविधान को फ्रेम करते वक्त हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य क्या था, हमारे संविधान निर्माताओं का विजन क्या था, ये हमारे प्रियम्बल से दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम प्रियम्बल के सारे कीवर्ड्स को देखेंगे उदाहरण के साथ। सबसे पहले तो ये देखें कि प्रियम्बल किस विषय पे, किस चीज पे आधारित है। तो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये नेहरू जी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया था, और जिसे फाइनली 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया, और इस प्रकार हमारे संविधान में प्रियम्बल का अस्तित्व आया। प्रियम्बल का काफी लिमिटेड रोल है एंड इट कैन नॉट ओवरराइड एनी प्रोविजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात यह काफी लिमिटेड रोल में है और संविधान के किसी भी प्रावधानों को यह सरपास नहीं कर सकता है, उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ पावर। जो हमारे शासन के 3 स्तंभ हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये प्रियम्बल से किसी भी प्रकार का पावर ग्रहण नहीं करते हैं। प्रियम्बल में इनके लिए किसी भी प्रकार का पावर, किसी भी प्रकार के शक्ति की व्याख्या नहीं की गई है। एंड ऑल्सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लिमिटेशन ऑफ पावर। अर्थात ये शासन के पावर की, शासन की शक्ति का लिमिटेशन भी नहीं है। साथ ही साथ कहा गया है कि इट इज नॉन जस्टिफाइएबल। कोर्ट में इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, नॉन इन्फोर्सेबल। यानी अगर आप प्रस्तावना के प्रावधानों को इन्फोर्स कराने की कोशिश करेंगे तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। अडॉप्शन, इनेक्टमेंट, इन्फोर्समेंट, कमेंसमेंट। दोस्तों, इसमें जो अडॉप्शन है और इनेक्टमेंट है, संविधान का जो अडॉप्शन है, संविधान को जो अडॉप्ट किया गया वह किया गया 26 नवंबर 1949 को। 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ था, इनेक्ट हुआ था, और हमारा संविधान इन्फोर्स कब हुआ? अर्थात जो हमारे संविधान का कमेंसमेंट डे कब है? वह है 26 जनवरी 1950। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे
आप लोग याद रखेंगे। जिस दिन हमारा संविधान इनेक्ट हुआ था, जिस दिन हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ था, उस समय हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल, संविधान के कुछ अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे, जिसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो सिटीजनशिप से संबंधित है, आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट से संबंधित है, और 324, 326 इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। और इसके अलावा ये सारे जो आर्टिकल हैं 391 तो 393, 366, 367, 79, 80 एंड 88, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं जो शासन प्रणाली के लिए शुरुआती दौर में बहुत ही जरूरी थे, वो संविधान के इनेक्टमेंट के समय यानी 26 नवंबर 1949 को ही प्रभावी हो गए। तो एक प्रश्न आता है कि विदर अ प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, और सेकेंडली क्या इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्नों का जवाब हमें कुछ जजमेंट के द्वारा देखना पड़ेगा। सबसे पहला जो केस था वो बेरुबारी यूनियन केस, ये 1960 में हुआ। 1960 में जब ये केस हुआ तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया, जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया कि हमारे जो संविधान के अन्य प्रावधानों को अडॉप्ट करने का तरीका है और प्रीएम्बल को अडॉप्ट करने का जो तरीका है वो दोनों डिफरेंट है। इस कारण से प्रीएम्बल को हम संविधान का भाग नहीं मान सकते। लेकिन वही पुनः एक जजमेंट आया केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला में, जिसमें कोर्ट ने ये 1973 में आया था, जिसमें कोर्ट ने पुनः अपने निर्णय को, जो ये बेरुबारी यूनियन केस में जो निर्णय दिया गया था उसको खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से प्रीएम्बल को संविधान में अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया, उसी प्रकार संविधान के अन्य प्रावधानों को भी अपनाया गया। और यही LIC ऑफ इंडिया केस में भी पुनः दोहराया गया। और यही कारण है दोस्तों कि 1973 के बाद जब प्रीएम्बल को हमारे संविधान का भाग मान लिया गया, तब से यह भी कहा गया कि इसमें अमेंडमेंट यानी आर्टिकल 368 के द्वारा प्रीएम्बल के प्रावधानों में अमेंडमेंट किया जा सकता है 1973 के बाद। और यही कारण है कि 1973 के बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन के माध्यम से प्रीएम्बल में 3 नए शब्द, 3 नए वर्ड जोड़े गए, जो था सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द 1976 में जोड़े गए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में जिस तरह से अमेंडमेंट आप करते हैं उसी प्रकार प्रीएम्बल में भी आर्टिकल 368 के अनुसार अमेंडमेंट किया जा सकता है, बशर्ते कि यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट ना करे। अब आते हैं हम लोग प्रीएम्बल के आइडियल्स पे। तो दोस्तों प्रीएम्बल में जो आइडियल्स दिए गए हैं वो है सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जिसमें कि सोशलिस्ट और सेक्युलर अभी हमने बताया था आपको कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सोवरिनिटी है क्या चीज। संप्रभुता को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर एक सिंपल वर्ड में संप्रभुता का मतलब अगर हम जानना चाहें तो संप्रभुता का अर्थ होता है इंडिपेंडेंस, अर्थात नोबडी कैन फोर्स इंडिया टू डू समथिंग इन डोमेस्टिक फ्रंट एंड इन इंटरनेशनल फ्रंट। यानी जो हमारे इंटरनल अफेयर हैं और एक्सटर्नल अफेयर हैं, इसमें इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए कोई बाहरी देश हमें बाध्य नहीं कर सकता। अर्थात नो फॉरेन एलिमेंट और कंट्री कैन डिक्टेट व्हाट इंडिया शुड डू और व्हाट इट शुड नॉट हैव टू डू अनलेस इंडिया एग्रीज टू द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। यानी अगर इंडिया कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को या किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को वॉलंटरीली अगर वो एक्सेप्ट करता है तो इसे हम भारत के संप्रभुता पे खतरा नहीं मानेंगे। इंडिया ने खुद से उस एग्रीमेंट को साइन किया है, सो इट डजंट अफेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो इस तरह से हमने सोवरेनिटी को समझ गए कि सोवरेनिटी है क्या चीज। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज पर एक एग्रीमेंट है जिसे इंडिया ने वॉलंटरीली एक्सेप्ट किया और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने तरह तरह के नियम और कानून अपने देश में लगाए। तो इसे भी हम यह नहीं कह सकते
कि चूंकि वह इंटरनेशनल एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के आधार पर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बेस पर अपने देश में कानून बना रहा है, तो वह भारत की संप्रभुता का हनन है। यह भारत के संप्रभुता पर हनन नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारत ने इस डॉक्यूमेंट को, इस एग्रीमेंट को वॉलंटरली एक्सेप्ट किया है, अर्थात इसकी लीगल ऑब्लिगेशन को इसने वॉलंटरली एक्सेप्ट किया है। उसी प्रकार यूएनजीए, सपोज यूएनजीए ने, अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने टेररिज्म पर कोई कानून बनाया, एक्ट ऑफ टेररिज्म, इस पर कोई डॉक्यूमेंट या कोई नियम बनाए, कुछ रूल्स बनाए और कहा कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं वो इसको एक्सेप्ट करें, तो ऐसी स्थिति में बीइंग अ सोवरेन कंट्री, इंडिया हैज अ टू चॉइस। फर्स्ट, आइदर it will be a signatory of that document, और secondly either he can ratify the document. Okay, अगर वो इसका signatory बन जाता है तो ऐसे केस में इंडिया not legally bound to do so, परंतु अगर वह अपनी इच्छा से इसको ratify करता है, then it shows India voluntarily accept this document in legal limit, यानी इंडिया voluntarily इस डॉक्यूमेंट को लीगल रूप में एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी हम ये नहीं कह सकते कि यूएनजीए के इस एग्रीमेंट को या इस एक्ट को अगर इंडिया अपने मन से मान लेता है तो इससे इंडिया की संप्रभुता का कोई हनन हुआ है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। थर्ड, रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन दोस्तों 1992 में ये भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक एग्रीमेंट है, जिसमें कहा गया कि इस डिक्लेरेशन को या इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने वाले जितने भी कंट्रीज हैं, दे विल कम टू देयर होम एंड दे विल फॉर्म अ डेडिकेटेड एनवायरमेंटल एजेंसी, जो एनवायरमेंटल चेंज को लेकर वहां पर अपने देश में काम करेगी। और इसे इंडिया ने एक्सेप्ट किया और रिजल्ट एनजीटी के रूप में हमें देखने को मिला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रूप में हमें देखने को मिला। अर्थात इसे भी इंडिया ने, इस एग्रीमेंट को भी इंडिया ने वॉलंटरली एक्सेप्ट किया और इस आधार पर उसने एनजीटी का निर्माण किया। एनपीटी, न्यूक्लियर विस्तार से संबंधित ये ट्रीटी है, जिसमें इंडिया को कई देशों के प्रेशर आए टू एक्सेप्ट दिस एनपीटी, बट इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि इंडिया सेज दैट वी वांट टू बी अ न्यूक्लियर कंट्री एंड वी विल बी अ न्यूक्लियर कंट्री, नो कंट्री विल फोर्स मी। सो इंडिया ने इस एनपीटी को साइन नहीं किया। इट शोज दैट इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। नेक्स्ट एग्जांपल इज आवर यूएस ईरान इशू। यूएस और ईरान का डील जब प्रॉब्लम में आ गई, तब यूएस ने ईरान पर कई सैंक्शंस लागू कर दिए, परंतु इंडिया उस सैंक्शंस को ना मानते हुए ईरान के साथ जो अपना व्यापार है वो लगातार जारी रखा। ही इज कंटिन्यूअसली इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम ईरान। It shows that India is a sovereign country and his decision is in sovereign nature. सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल आता है यहाँ पर रशिया यूक्रेन विवाद, जिसमें कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है, उसमें इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में खुद को न्यूट्रल रखा है। वह न यूक्रेन के पक्ष में है और न रशिया के पक्ष में। इट ऑल्सो शोज दैट इंडिया अपने मन से, अपने सोवरेनिटी के अनुसार, अपनी विल से न्यूट्रल है और वह न यूक्रेन के पक्ष में है न रशिया के पक्ष में है। कोई भी कंट्री उसे किसी के भी पक्ष में जाने के लिए उसे फोर्स नहीं कर सकती। जो नेक्स्ट आता है हमारा एलपीजी, अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 1992 में जो एलपीजी का रिफॉर्म हुआ, इसके तहत इंडिया ने कई प्रकार के एग्रीमेंट अपने विल से साइन किए। तो इसका भी मतलब यह नहीं हुआ कि इंडिया सोवरेन कंट्री नहीं है। उसने अपने मार्केट को, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने के लिए सारे एग्रीमेंट किए, लाइक इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मैरीटाइम एग्रीमेंट, एनवायरमेंटल एग्रीमेंट। फिर दोस्तों जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आता है आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, इसके भी टर्म्स एंड कंडीशन को मानकर इंडिया ने आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ की सदस्यता ली, और जिस कारण से आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ इंडिया को हमेशा अपने तरफ से हेल्प करता रहा है। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे इंडिया ने स्वयं अपने विल पर साइन किया। इस वजह से इंडिया को कह नहीं सकते हम कि आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट को मानने के कारण इंडिया सोवरेन कंट्री नहीं है। इंडिया इज सोवरेन कंट्री बिकॉज ऑल दोज एग्रीमेंट्स दैट इंडिया हैज साइंड फ्रॉम देयर ओन विल।
तो दोस्तों इस तरह से हम देख रहे हैं कि सोवरिन के ढेर सारे एग्जांपल्स को हमने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आता है सोशलिस्ट। ये भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। समाजवादिता के बारे में जानने से पहले हम कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखते हैं, उसके बाद से हम जानेंगे कि सोशलिज्म थियरी है क्या चीज। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ब्रॉडली डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज: कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है वेयर देयर आर फ्री ओनरशिप ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पर जो लैंड, लेबर और कैपिटल साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्स जो है इसका स्वामित्व प्राइवेट पीपल के पास हो, वो कैपिटलिज्म कहलाता है। अर्थात पीपल कैन एक्सेस, एक्सप्लॉइट एंड यूज द प्रोसीड्स ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू हिज ओन विल इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। अर्थात कैपिटलिज्म के इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कैपिटलिज्म सिस्टम के अंतर्गत जो नेचुरल रिसोर्स है वो हमारा प्राइवेट रिसोर्स बन जाता है, प्राइवेट प्लेयर्स इसके मालिक रहते हैं। यूएसए इसका उदाहरण है। सोशलिज्म पे आते हैं। ठीक इसी के ऑपोजिट सोशलिज्म इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट वेयर नेचुरल रिसोर्स बिकम्स नेशनल रिसोर्स। अर्थात जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पर गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव ओनरशिप होता है। जब उत्पादन एवं वितरण के कारकों पर पूर्णतः राज्य का नियंत्रण हो तो ये सोशलिज्म कहलाता है, समाजवाद कहलाता है। अर्थात गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली ओन्स, कंट्रोल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रिसोर्सेज, ओके, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म। जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वाटर रिसोर्स हो, चाहे वो कोल का रिसोर्स हो, चाहे वो एनर्जी रिसोर्स हो, जितने भी रिसोर्स हैं उसका स्वामित्व गवर्नमेंट के हाथ में हो तो वो सोशलिज्म कहलाता है। रशिया इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। वहीं अगर हम कम्युनिज्म पे आए तो कम्युनिज्म के तहत जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं दैट आर ओन्ड बाय पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। अर्थात जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं वो प्राइवेट ओनरशिप में रहते हैं, परंतु जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है या उसका मैनेजमेंट होता है वो उस पीपल के, उस व्यक्ति के बिहाफ में गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कम्युनिज्म कहते हैं। तो दोस्तों देखा हमने कि कैपिटलिज्म में पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर्स रहते हैं, सोशलिज्म में पूरी तरह से गवर्नमेंट प्लेयर रहता है, और कम्युनिज्म में जो रिसोर्स है वो प्राइवेट हाथों में रहता है परंतु उसे फाइनली मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट करती है। चाइना इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया में किस तरह की आइडियोलॉजी है, इंडिया में किस तरह का सोशलिज्म है। इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी डिफरेंट है। अतः इंडिया का जो सोशलिज्म है या इंडिया ने अपने सोशलिज्म को अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार चेंज किया। प्री 1991 इंडिया का जो मार्केट था वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथों था, पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथों था, लाइक लाइसेंस राज था। लेकिन जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ 1991 उसके बाद से इंडिया ने अपने सोशलिज्म की परिभाषा बिल्कुल चेंज कर दी और इंडिया ने अपने सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का नाम दिया। अर्थात ऐसा सोशलिज्म जिसका की मुख्य उद्देश्य गरीबी को खत्म करना हो, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी को समाप्त करना हो, साथ ही साथ डिजीज कंट्रोल हो यानी हेल्थ को सही करना हो, और कुल मिलाकर जितने भी प्रकार के डिस्पैरिटीज हैं, सोशल डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज, पॉलिटिकल डिस्पैरिटीज, हर प्रकार के डिस्पैरिटीज को समाप्त करना इंडिया ने उसे अपनी सोशलिज्म का लक्ष्य बनाया। तो इस तरह से देखते हैं कि इंडिया का सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी काम करे और पब्लिक सेक्टर भी काम करे, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करे और प्राइवेट सेक्टर भी काम करे, बट इफेक्टिव जो कंट्रोल हो, प्रभावी जो कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट का होगा। सो इंडियन सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म where economy runs by public and private players but the effective control will be in the hand of government। तो ऐसे सिस्टम को इंडिया ने अपने सोशलिज्म का पार्ट बनाया और इससे इकोनॉमी का कंसेप्ट निकल के आया जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर कि प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स दोनों एक साथ काम करें।
फॉर एग्जाम्पल हेल्थ सेक्टर को अगर हम लोग देखें तो हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत भी है और वहीं प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस वाले भी काम करते हैं, बट इफेक्टिव कंट्रोल ईडा नाम की संस्था रखती है। उसी प्रकार टेलीकॉम सेक्टर में सबसे अधिक प्लेयर्स प्राइवेट सेक्टर से ही हैं, बट इफेक्टिव कंट्रोल गोज टू TRAI और यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं और गवर्नमेंट प्लेयर्स लाइक BSNL, MTNL, ये सारे प्लेयर्स भी हैं। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेयर्स को एग्जिस्ट टुगेदर बट द इफेक्टिव कंट्रोल विल बी इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। सेम वे एविएशन सेक्टर, एयर इंडिया भी है और स्पाइस जेट भी है। इंडियन सोशलिज्म के कंसेप्ट के तहत जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का रूप निकल कर आया वो मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत आया। इससे संबंधित आर्टिकल क्या हो सकते हैं? हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना के सोशलिज्म पक्ष को प्रूव करने के लिए, पुष्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल 39 A, B, C, D और E। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हैं जिसमें कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की गई, चाइल्ड के हेल्थ की बात की गई और इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करने की बात है वो 39 A, B, C, D और E में की गई। अब दोस्तों हम लोग सेक्युलरिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। पंथ निरपेक्षता ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया। इसके तहत कहा गया कि स्टेट हैज एब्सोल्युटली नो रिलीजन, यानी भारत न तो हिंदू देश होगा, भारत न तो मुस्लिम देश होगा, एंड स्टेट शैल नॉट प्रेफरेंशियली ट्रीट एनी रिलीजन इन फेवरेट मैनर। अर्थात जो भारत है वो किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को ज्यादा महत्व नहीं देगा, उसके साथ किसी भी प्रकार का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं करेगा। अर्थात इट नॉट बाउंड रिलीजन टू लॉ, इसको ऐसा नहीं करेगा, किसी भी रिलीजन के फेवर में लॉ नहीं बनाएगा, रिलीजन को लॉ के साथ बाउंड नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पे देखें, कुछ थियोलॉजिकल स्टेट्स होते हैं जहां पर रिलीजन को स्टेट की तुलना में ज्यादा महत्व दिया जाता है। अर्थात जो रिलीजियस लॉ है वो स्टेट लॉ से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इसको रिलीजियस जो लॉ है इसको कानून वायलेट नहीं कर सकते, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ऐसे स्टेट को थियोलॉजिकल स्टेट कहते हैं। बट इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसा है? तो इंडिया का सेक्युलरिज्म एक्टिव सेक्युलरिज्म है, एक्टिव सेक्युलरिज्म, जहां पर कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता, किसी भी प्रकार के धर्म के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं करता है, परंतु यह सारे धर्मों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करता है। अर्थात इट रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, सारे धर्म को इक्वली ट्रीटमेंट करता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे इंडिया हज के लिए सब्सिडी देता है, बद्रीनाथ यात्रा, इसमें सिक्योरिटी का इंतजाम भी इंडिया करता है, शिरडी और तिरुपति ट्रस्ट ये भी भारत सरकार के द्वारा मैनेज किया जाता है। कुंभ मेला आस्था का सबसे बड़ा मेला, इसका भी मैनेजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। संथारा या संलेखना, इट इज अ जैन प्रैक्टिस फॉर डेथ, जिसमें कि व्यक्ति के द्वारा उपवास के माध्यम से मृत्यु की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति की जाती है। इसे कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए अपने रिव्यू में रखा है। हो सकता है कि कोर्ट का जो निर्णय है इस मामले में संथारा के बिल्कुल विरुद्ध में आए। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वह अपने किसी भी धर्म को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देती है। फिर आता है ट्रिपल तलाक, जिसे हाल ही में कोर्ट ने अवैध घोषित किया। हमारा जो कोर्ट है जितने भी है या हमारी शासन व्यवस्था है, जितने भी पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो या मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान करती है। हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म से संबंधित क्या क्या प्रावधान है उसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये जो प्रावधान है हमारे फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अब दोस्तों आते हैं हम लोग डेमोक्रेसी पे। बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है प्रस्तावना की, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को जानने से पहले या भारतीय लोकतंत्र को जानने से पहले हम लोग डेमोक्रेसी को देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या चीज। तो इन ब्रॉडर सेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स वेयर देयर इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लाइक प्रेसिडेंशियल फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म या प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके पास एक्चुअल पावर होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में एमपी और एमएलए के पास होता है, और प्रेसिडेंशियल प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म अर्थात जो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म है यहाँ पर प्रेसिडेंट्स पावर हैज मोर देन पीएम। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर 3 टाइप, इनफैक्ट 4 टाइप्स, आर स्क्वायर आईपी। फर्स्ट इज रिकॉल। रिकॉल के तहत कहा गया है कि पीपल ऑफ कंट्री आस्किंग पब्लिक ऑफिस टू रिजाइन, अर्थात जो रिकॉल है, रिकॉल एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है जिसके तहत पीपल्स ऑफ द कंट्री, जो देश की जनता है, वह पब्लिक ऑफिस को या पब्लिक जो ऑफिसर हैं या पब्लिक लेजिस्लेटर्स हैं उसको रिसाइन करने की मांग करते हैं थ्रू प्रोटेस्ट, पेटिशन, एप्लीकेशन etc, जो भी प्रोसेस हो इसके माध्यम से पब्लिक ऑफिस को रिजाइन करने की मांग करते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में 2G स्कैम को देख सकते हैं जिसमें कि ए राजा कांग्रेस के मंत्री थे जिसे प्रोटेस्ट के माध्यम से रिजाइन करने की अपील की गई और अंततः उन्हें रिजाइन देना पड़ा। फिर आता है इनिशिएटिव। ओके, इनिशिएटिव जस्ट रिकॉल का उल्टा है, वेयर पीपल ऑफ द कंट्री टेक अ लॉ, प्रपोज अ बिल, पॉलिसी, आइडिया टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट, अर्थात यहाँ पर जो जनता है वो किसी कानून को बनाने के लिए गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करती है या गवर्नमेंट के पास अपना एप्लीकेशन देती है या जो भी प्रोसेस हो थ्रू पेटिशन, एप्लीकेशन और प्रोटेस्ट किसी भी प्रकार के बिल को प्रपोज करती है। इसका सबसे बेहतरीन और ज्वलंत उदाहरण है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो अन्ना हजारे मूवमेंट था जिसके तहत काफी बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट किया गया और अंततः लोकपाल बिल पारित किया गया। तो ये इनिशिएटिव हो गया जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। फिर आता है रेफरेंडम। रेफरेंडम दोस्तों कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट आस्क पीपल वेयर दे डू समथिंग और नॉट ओवर एनी इशू, यानी किसी भी इशू के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रकार का रेफरेंडम या एक प्रकार का कह ले कि इलेक्शन कराया जाता है जिसमें गवर्नमेंट जनता से यह राय मांगती है कि उसको वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली इट इज लॉ पास्ड बाय पीपल लाइक जनरल इलेक्शन। इलेक्शन वाली प्रक्रिया होती है जिसमें जनता के द्वारा लॉ पास किया जाता है। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो सबसे जो बेहतरीन उदाहरण है वो है ब्रेक्सिट, जिसमें रेफरेंडम कराया गया और उसमें कहा गया कि ब्रिटेन ईयू में रहेगा या नहीं रहेगा और अंततः जो ये फैसला है वो ब्रिटेन के फेवर में गया और ब्रिटेन फाइनली एग्जिटेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। और ये जो रेफरेंडम है जहां पर कि गवर्नमेंट जनता से पूछती है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वंस इट विल हैपन इट विल बी अ बाइंडिंग डिसीजन। ओके, नेक्स्ट इज आवर प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है, अर्थात कोई ऐसा इशू जिसमें कि किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाए और वो थर्ड पार्टी उस पर्टिकुलर एरिया में वोटिंग कराए तो वो प्लेबिसाइट कहलाता है। इसका उदाहरण अगर हम लोग देखें तो ये 1947 में जब पाकिस्तान का इन्वेजन इंडिया में हो रहा था तो उस समय इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए प्लेबिसाइट हेतु बुलाया था, परंतु अल्टीमेटली ये डील सक्सेस नहीं हो पाई। सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ प्लेबिसाइट। तो इन सब को देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि अल्टीमेटली हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का नेचर क्या है। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग देखेंगे अब्राहम लिंकन साहब का एक कथन देखें जिसमें इन्होंने डेमोक्रेसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया। उनके अनुसार अ गवर्नमेंट बाय द पीपल इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज्ड डायरेक्टली बाय हिम और बाय देयर इलेक्टेड एजेंट्स अंडर द फ्री इलेक्टोरल सिस्टम, अर्थात अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ गवर्नमेंट रन बाय people for the people and of the people
तो इस तरह से अब्राहम लिंकन की परिभाषा को हमने देखा। पर अब अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी को जज करें तो इंडियन डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पर इनिशिएटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का टूल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक तरह से इनिशिएटिव फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां पर हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रभाव देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट पंचायत लेवल पीपल आर एमपी एंड एमएलए, मीन्स पीपल आर लेजिस्लेटर। और जो गांव का पार्लियामेंट है, विलेज का जो पार्लियामेंट है वो ग्राम सभा है। और ग्राम सभा के मेंबर्स कौन है? तो ग्राम सभा का जो मेंबर्स हैं, जितने भी पीपल्स हैं वो सारे ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ इनिशिएटिव फॉर्म ऑफ direct democracy, and in India there are representative form of democracy in which government is run by the people, for the people and of the people. Okay, in democracy sovereignty lie in the people. There are majority rules and minority rights. There will be a guarantee of basic human rights. There will be a free and fair election which is given in article 324 and 326. Equality before law and due process of law. Democracy limits on government. Democracy shows socio-economic political pluralism. Then value of tolerance, pragmatism, cooperation and compromise. ये सारे जो बिंदु हैं वो भारतीय डेमोक्रेसी को भली भांति प्रदर्शित करती हैं। अब दोस्तों देखते हैं रिपब्लिक। दोस्तों यहाँ दो टर्म आते हैं, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात करें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करें, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों सेम होता है, जो कि प्रेसिडेंट होता है। वहीं अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग होते हैं। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये हमने देखा हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कौन कौन होते हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म में कौन कौन होते हैं। अब हम लोग आते हैं रिपब्लिक पे। तो रिपब्लिक यानी गणतंत्र, इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन इज हेड ऑफ स्टेट मस्ट बी इलेक्टेड, यानी वेयर हेड ऑफ स्टेट is elected by the people directly or indirectly, not hereditary। यानी जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो इलेक्टेड होना चाहिए, यानी उसका निर्वाचन होना चाहिए, वो हेरिडेटरी ना हो। और ये जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ स्टेट के लिए ही है। फॉर रिपब्लिक देयर विल बी अ कंडीशन that head of state must be elected. If you find somewhere that head of government must be elected, then it will be wrong. Head of state will be the correct option. Head of state must be elected. अगर यूके की बात करें तो यूके में हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर होते हैं, बट हेड ऑफ स्टेट वहाँ के मोनार्क होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यूके को रिपब्लिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट मोनार्क है, हेड ऑफ स्टेट का पोस्ट अनुवांशिक है, इसीलिए यूके को हम लोग रिपब्लिक नहीं कह सकते हैं। अब देखते हैं कि भारत यानी इंडियन रिपब्लिक का जो नेचर है वो किस तरह का है। तो हेयर इन इंडियन रिपब्लिक हेड ऑफ स्टेट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हेड ऑफ स्टेट लाइक प्रेसिडेंट, आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। एंड रिपब्लिक का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया? तो रिपब्लिक का अर्थ हो गया दैट सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपल, नॉट किंग। ओके, मीन्स वेस्टिंग ऑल पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, नॉट किंग। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ एनी privileged class, absence of any privileged class, and all offices are open for all public, means all public offices of the states are open to any citizen without any discrimination। okay, तो ये रिपब्लिक का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब दोस्तों आते हैं हम लोग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दोस्तों ये जो जस्टिस है, according to B.R. Ambedkar, justice provides in our constitution is wholesome and
कॉम्प्रिहेंसिव, यानी जब किसी व्यक्ति को जस्टिस मिले तो वो पूरी तरह से यानी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर्स में मिले। एंड दिस जस्टिस आर ऑफ 3 टाइप्स: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स fair treatment. In fact, the meaning of justice is also fair treatment. Fair treatment means no discrimination, यानी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ, सबके साथ समान व्यवहार हो. That is called justice. Economic justice means paid fairly, which is given in our DPSP 39 A to E. ओके, इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स आप जो भी काम कर रहे हो, जिस प्रकार का भी काम कर रहे हो, चाहे वो इंडस्ट्री में कर रहे हो या किसी के घर में कर रहे हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो, किसी पब्लिक सेक्टर में कर रहे हो, वहाँ पर पुरुष और स्त्री यानी मेल और फीमेल के बीच किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले और इकोनॉमिक रूप से आपको जस्टिस मिले. पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स there is no discrimination on political process. There will be a right to vote and right to contest election subject to certain conditions like when you fulfill the eligibility. अब आता है दोस्तों लिबर्टी. लिबर्टी का सिंपल मतलब हो गया फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम, एक्सेप्ट दैट फ्रीडम विल नॉट डिस्ट्रॉय द फ्रीडम ऑफ अदर्स. ओके, और लिबर्टी में यहाँ पे 3 चीजें कही गई: लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप. तो फ्रीडम ऑफ थॉट कहने का तात्पर्य है कि अगर आप सोचते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, देन यू आर फ्री टू थिंक दैट. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अर्थात आप अगर जो चीज सोचते हैं वो किसी व्यक्ति को कहने की स्थिति में हो, यू कैन टेल और एक्सप्रेस पीपल दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट या गॉड इज नॉट रियल. इट इज कॉल्ड liberty of expression. Then we come to freedom of belief, अर्थात भगवान की सत्ता है यह मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं. Liberty of faith means you may not believe in religion but you may believe that there will be existence of a supernatural power. Okay, that is called faith. अर्थात आप भले ही भगवान पे यकीन न करते हो पर आपका फेथ है, आपका जो यकीन है वो किसी सुपर नेचुरल पावर के प्रति है. दैट इज कॉल्ड फेथ. एंड देन कम टू लिबर्टी ऑफ वर्शिप मीन्स वट एवर बी योर फेथ, वट एवर बी योर बिलीव, वट एवर बी योर थॉट, वट एवर बी योर आइडिया, यू आर फ्री टू वैल्यू देम, यू आर फ्री टू respect them. Okay, then equality of status and opportunity. Equality of status हमारे फंडामेंटल राइट में 15, 17 और 18 इसमें दिया गया है. देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में दिया गया, जिसमें कहा गया है कि देयर विल बी अ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो ये हमारे प्रस्तावना में कहा गया है. बट यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है दैट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैन बी फुल्ली यूटिलाइज व्हेन देयर विल बी द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तभी आ सकती है जब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस हो. ओके, फ्रेटर्निटी हैज अ सिंपल मीनिंग दैट देयर विल बी अ कॉमनहुड एंड ब्रदरहुड. भारत के सभी लोगों को यह ज्ञात हो जाए कि सभी एक ही सॉइल से, एक ही मिट्टी से जन्म लिए हैं, सारे इस पृथ्वी पे एक भाई बंधु के समान हैं. तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार के बंधुता का और एक प्रकार की भाईचारे की भावना का विकास होगा और ये फ्रेटर्निटी के तहत आता है. इस प्रकार यूनियन ट्रिनिटी इसका कॉन्सेप्ट निकल कर आया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी. फिर आता है दोस्तों डिग्निटी यानी किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसके अधिकारों की रक्षा, उसके इकोनॉमिक हितों की रक्षा और उसके कर्तव्य का ज्ञान उसकी डिग्निटी को एक हायर लेवल तक पहुंचाता है. तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं
जो किसी व्यक्ति की डिग्निटी और फाइनली हमारे देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।